नमस्कार। पब्लिक न्यूज के इस विशेष शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोविड के विस्तार को लेकर के चर्चा करेंगे। कोविड किस तरीके से हमारे देश को जकड़ता जा रहा है। हालांकि अभी जो हमारे विशेषज्ञ जो इस पैनल में जुड़े हुए हैं वो बताएंगे कि इधर 2 दिनों से थोड़ी सी राहत वह भी महसूस कर रहे हैं और पूरा देश 2 दिनों से राहत महसूस कर रहा है कि कोविड के केसेस थोड़े कम हुए हैं। लेकिन आज जब हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हाँ, एक तीसरी लहर भी आएगी, तो पूरे देशवासियों के लिए बेहद चिंता का विषय है कि क्या कोई तीसरी लहर आने वाली है। अगर ये तीसरी लहर आ रही है तो वो हमारे लिए कितनी खतरनाक होगी, इस पर भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो पब्लिक न्यूज टीवी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर हमारा ये प्रोग्राम आप पब्लिक न्यूज टीवी .in पर देख रहे हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब हम पैनल से रूबरू होते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि क्या कोरोना की कोई तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हरजीत सिंह जी। डॉक्टर हरजीत सिंह का जब मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर हरजीत सिंह साहब जो है एम्स में रेजिडेंट एसोसिएशन के डॉक्टर्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। और उनकी खासियत यह है कि कोविड पर उनका कुछ खास ही अध्ययन, विशेष अध्ययन, मतलब जो गिने चुने देश में डॉक्टर हैं उनमें से डॉक्टर हरजीत सिंह बग्गा साहब की गिनती उनमें से की जाती है। हमारे साथ वो डॉक्टर हरजीत सिंह साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और पब्लिक न्यूज टीवी के मैनेजिंग एडिटर परेश सिंह जी। और इसके साथ साथ एक डॉक्टर वंदना जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगी, जो थोड़ा विलंब हो गया है उनको जुड़ने में, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर हरजीत सिंह जी, हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोविड की कोई तीसरी लहर आने वाली है या नहीं आने वाली है। जैसा कि प्रधानमंत्री के सलाहकार मिस्टर राघवन ने कहा है कि तीसरी लहर आएगी और वो इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि उसका फोकस जो है 1 से 18 साल तक के बच्चों पर होगा। जी देवकी जी, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि हमने वायरस को रोकने के लिए क्या किया कि हम जी तीसरी लहर एक्सपेक्ट ना करें। जो पहली लहर जब आई थी उस टाइम पे भी उसने बहुत बहुत ही नुकसान पहुंचाया लोगों का, बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत इन्फेक्शन हुआ। और वो लहर जो थी वो फोकस्ड थी बेसिकली जहाँ तो जो बुजुर्ग लोग थे, जहाँ फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जिनको कोई ना कोई पहले से बीमारियां थी, क्रॉनिक डिसीजेस थे, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इस तरह की जो क्रॉनिक परेशानियां, मतलब शरीर ऑलरेडी पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा था, ऊपर से इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके बाद फिर वो इन्फेक्शन का कहर उन पे ज्यादा था। लेकिन अब इसमें एक बात जानने की जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है वो ये कि ये जो वायरस है ये बाकी वायरसों से बहुत अलग है। पहली इसकी जो मतलब इसके अंदर जो काबिलियत है वो ये है कि ये बहुत जल्दी सीखता है। इतने ज्यादा म्यूटेंट आ रहे हैं और हर बार जो म्यूटेंट आता है वो पिछले वाले म्यूटेंट से ज्यादा खतरनाक होता है, उसका इन्फेक्शन करने की ताकत ज्यादा होती है, उसके ऊपर से उसका सीवियर इन्फेक्शन करने की ताकत ज्यादा से ज्यादा होती है। और ये जो म्यूटेंट होता है, इंसान की जी इम्यूनिटी इंसान की इम्यूनिटी को कैसे भेदना है, कैसे उस जी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करके और उसे सीवियर इन्फेक्शन करना है, इसको बहुत जल्दी सीख रहा है ये वायरस। और यही हमें जी जी देखने को मिला है कि अगर हम वेव्स को अगर फॉलो करें, वैसे तो इसकी कोई वेव कंटिन्यूसली इन्फेक्शन तो चल ही रहा है पिछले साल से, लेकिन अगर वेव जी पैटर्न में हम देखें तो ये वेव का एक असर ये है कि इस बार जो जवान लोग हैं, यंग हैं, जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल प्रॉपर है, जिनके अंदर कोई पहले से कोई क्रॉनिक डिसीज नहीं है, मतलब 30-30, 35-35 साल, 25-25 साल के लोग जो बिल्कुल यंग हैं, जवान हैं, एथलीट हैं,
उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन जो है काफी घातक मार कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो म्यूटेंट आ गए हैं वो पहले से ज्यादा पावरफुल है। अब इसमें इसलिए इसलिए अब जैसे जैसे इस वायरस को नई से नई बॉडीज मिलती रहेंगी, जैसे जैसे इसके सामने नए चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस इन द सेंस इम्यूनिटी को भेदने के लिए, या बाकी म्यूकोजा को भेदने के लिए, या इनफैक्ट इवन बाकी मैमल्स में भी अब हम देख रहे हैं जानवरों तक में भी ये वायरस मिलने लग गया है, जो कि पहले इसके चांसेस बिल्कुल निल लग रहे थे, लेकिन अभी देखा है कि जू में शेरों में मिला है या बाकी जानवरों में भी मिलना शुरू हो गया है। तो ये वायरस एक तरीके से आप कह दें कि इतना तेज तरार है कि जितने इसको शरीर ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएंगे, ये उतना सीखता जाएगा और उतना ही ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता जाएगा। तो अभी इसकी जो तीसरी वेव है उसका डेफिनेटली खतरा और यंगर जनरेशन को है, क्योंकि अभी तक हम इस चीज को लेके थोड़ा सा रिलैक्स थे कि चलो बच्चों को इसका खतरा नहीं है, बच्चों नहीं में है। हाँ वो था। लेकिन अब तीसरी वेव में इसका डर है कि अब ये तीसरी वेव में बच्चों पे भी अटैक करेगा, और अगर ये बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है कंपेयर टू एल्डरलीज के ऊपर, तो पहले ही बहुत खतरनाक असर इसका हो रहा है। यंग लोगों पे भी खतरनाक असर हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कैसी किल्लत हो रही है, हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे हैं, और लोग जिस तरह से जूझ रहे हैं सड़कों पर वो सब हमारे सामने है। लाशें नदियों में बह बह के आ रही हैं, ये सब हमारे सामने जो देश की हालत है जिसे हम बयान नहीं कर सकते, आंखों से आंसू आते हैं ऐसी बात कहते हुए भी, उस तरह की सिचुएशन अभी है। तो अगर बच्चों के ऊपर भी इसका असर आ जाएगा तो उसके बाद हम सब लोग दहल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सरकार की इंटरवेंशन इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप मान लीजिए कि उससे ज्यादा जरूरी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वेव को, इस तीसरी वेव को सिर्फ और सिर्फ सरकार रोक सकती है। नहीं, सरकार कैसे रोक सकती है इसका, जैसे डॉक्टर्स का भी ये कहना है और सरकार भी ये बात कह रही है कि कोरोना से लड़ाई का सिर्फ दो ही हथियार है, पहला है मास्क, दूसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर के जो हमारे देश में आज की तारीख में किल्लत पैदा हो गई है, वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है। आज ही करीब 7 ऐसे राज्य हैं जो जहां पर वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। मतलब लोग लाइनों में हैं लेकिन वैक्सीन उनको मिल नहीं पा रही है, लग नहीं पा रहा है। वो आ तो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वापस जा रहे हैं तो उनके साथ कोविड जा रहा है, मतलब इन्फेक्टेड लोग भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो सरकार कैसे इसमें इंटरवीन करेगी और कैसे इस मसले से बाहर निकलेगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं, सरकार के सलाहकार पता नहीं कौन लोग हैं, क्या वो मेडिकल प्रोफेशन से हैं भी, क्या उन्होंने कभी एपिडेमियोलॉजी पढ़ी भी है, वायरस के बारे में कुछ जानते हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजी कभी जानी है उन लोगों ने? मुझे पूरा डाउट है इन लोगों पे, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं, पिछला साल हमारे पास इतना अच्छा मौका था इस वायरस को रोकने का, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सिर्फ उसमें बिजनेस किया है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को खुला छोड़ दिया है कि आप कितना भी चार्ज कीजिए, जस्ट कहने के लिए बेड के ऊपर एक कैपिंग है, लेकिन बेड को छोड़ के वो उतने खर्चे और लगा देते हैं इधर उधर के कि अल्टीमेटली खर्चा फिर लाखों में ही बनता है। कहने को सिर्फ हो जाता है कि बेड आपका लिमिटेड है, लेकिन उसके अलावा आपके ऊपर पीपीई के खर्चे, ग्लव्स के खर्चे, इंजेक्शन के खर्चे, इतने सारे खर्चे आपके ऊपर डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर बात आ गई थी वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। वैक्सीन, मैं ये नहीं कहता कि वैक्सीन इन्फेक्शन को बचा लेती है, वैक्सीन के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वैक्सीन आपकी बॉडी को लड़ने की ताकत दे देती है। ये वही बात है कि एक तरफ आप कुछ प्रैक्टिस करके लड़ने जा रहे हो और दूसरी तरफ आप बिना प्रैक्टिस के लड़ने जा रहे हो। लड़ना हालांकि चलो बड़ा गलत वर्ड है, आप खेलने जा रहे हो, मान सकते हो कि अगर एक तरफ प्रैक्टिस करके जा रहे हो, एक तरफ बिना प्रैक्टिस के जा रहे हो। वैक्सीन आपकी बॉडी को वो प्रैक्टिस करा देती है, मतलब आप एक वायरस, डेड वायरस आपके अंदर इनोकुलेट किया जाता है, उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो जब आपको रियल वायरस इन्फेक्ट करता है तो आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता होता है कि उसको उससे कैसे बचाव करना है। वैक्सीन सिर्फ इतना करती है जिसकी वजह से माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है। अब आप देखिए कि इस वैक्सीन को इन्होंने इस तरह से बिजनेस मॉडल पे डेवलप किया कि 3 हमारे पास सरकारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर उपलब्ध है जो पूरी दुनिया को वैक्सीन बना के दे सकते हैं, लेकिन उन तीनों में से किसी को एक वैक्सीन भी बनाने का मौका नहीं दिया और 2 प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स पकड़ लिए और उनसे वैक्सीन बनवानी शुरू कर दी। अब 2 प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ने पहले तो सोचा
कि वैक्सीन से हम पैसे कमाएंगे, क्योंकि वेव कोई इतना खतरनाक कुछ कर नहीं रही थी। और उसके ऊपर उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। आधार पूनावाला को वैक्सीन मैन ऑफ द ईयर, उनकी वाइफ तक की इंटरव्यू सुना रहे हैं कि इतने बड़े वैक्सीन मैन की वाइफ क्या सोचती हैं। इस तरह का मतलब नाटक चल रहा है पूरे देश में। और उसके बाद जैसे ही ये वेव, खतरनाक वेव आई, जब वैक्सीन की जरूरत महसूस होने लगी, जब उन्हें समझ में आया कि ये बिजनेस मॉडल नहीं चल पाएगा, ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो गया, तो सबसे पहले वो देश छोड़ के भाग गया। आजकल यूके में बैठे हैं। तो इस तरह से अब ये जो इस तरह से जो वैक्सीन के बीच में भी इन्होंने व्यापार करना शुरू किया और उसको भी एक व्यापार की तरह चला रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर आप बताइए कि लोग अपने आप को किस तरह से बचा पाएंगे। आप ना वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन के लिए आज सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट, अब ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो कि 1250 रुपए चार्ज कर रहे हैं वैक्सीन का, लेकिन उसके बावजूद, इतना महंगा देने के बावजूद भी वो वैक्सीन नहीं दे पा रहे। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में बोर्ड लगा है कि वैक्सीन नॉट अवेलेबल। गवर्नमेंट में कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही है। आज की बात है, आज एम्स की जो फैकल्टी, एम्स के जो कंसल्टेंट होते हैं, जो एम्स के सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने डायरेक्टर को लेटर लिखा है कि हम अपने बच्चों को 18 साल से 45 साल में, अपने बच्चे, बीवी, घर वाले, अपने डिपेंडेंट्स को वैक्सीन देना चाहते हैं, लेकिन एम्स में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो देश का 3,000 करोड़ एम्स के ऊपर खर्चा होता है, पब्लिक फंडेड है वो अस्पताल, वो कोई वीआईपीज को इलाज करने के लिए नहीं है, वो छोटा राजन का इलाज करने के लिए नहीं है, वो पब्लिक फंडेड है, गरीबों को देने के लिए है इलाज। वो अस्पताल अपने खुद के डॉक्टरों को वैक्सीन नहीं दे पा रहा है, वहां के खुद के जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको वैक्सीन नहीं दे पा रहा है। तो इतनी बुरी हालत सिर्फ तभी हो सकती है जब आपने पॉलिसी को टोटली निग्लेक्ट किया हो और आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज सोच के बैठे हो कि अब ये आपदा आ गई है, इससे हमें पैसा कैसे कमाना है। पहले पैसा पीएम केयर फंड से इकट्ठा कर लिया, उसका अभी तक कुछ पता नहीं कि वो पैसा कहां गया। दूसरा, फिर अब ये वैक्सीन का इनको लगा कि बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके बीच में एक दो डिस्ट्रीब्यूटर, जो दो मैन्युफैक्चरर थे, उनको बहुत बड़ा करके दिखाया गया। बाद में जब वो सारा का सारा भांडा गुल हो गया है, तो आज की डेट में आप देख लीजिए, कहीं सरकार नजर नहीं आ रही है। ये जो गवर्नमेंट आपने बताया कि 3 ऐसी गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोडक्शन सेंटर हैं, कंपनियां हैं, जिनको कोई काम वैक्सीनेशन का नहीं दिया गया, वो क्या डिटेल है जरा, वो क्या है डिटेल? 3 पब्लिक फंडेड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं। एक गोंडी एरिया में है, एक कन्नूर में है, एक और जगह है हिमाचल में कहीं पे। तो ये 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वैक्सीन बनाते हैं, शुरू से पब्लिक फंडेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वैक्सीन बनाने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट की हैं। क्योंकि अगर वो वैक्सीन बनाते तो वो गवर्नमेंट के पब्लिक फंड से वो वैक्सीन बनती, पब्लिक फंड से वैक्सीन पब्लिक फंडेड बनाते तो फिर सरकार के ऊपर प्रेशर होता कि भाई जब आपने खुद ही बनाई है तो इसे फ्री में दीजिए। तो ना तो सरकार उसमें कमीशन खा सकती थी, ना फिर सरकार उसके अंदर ये सब नाटक कर सकती थी जो अभी स्टेट्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि आप बिड कीजिए। आपको अगर वैक्सीन खरीदनी है तो आप मैन्युफैक्चरर से बिड कीजिए कि आपको वैक्सीन कितने की मिलेगी, मतलब कितने की मिलेगी। जो उसका हायर प्राइस देगा मैन्युफैक्चरर को, उस स्टेट को कंप्लीट डोसेज मिल जाएगी। जो प्राइस नहीं दे पाएगा, वो स्टेट जो है वो अपने डोसेज भी नहीं ले पाएगा। तो मतलब उसमें भी स्टेट्स के ऊपर ये प्रेशर है कि महंगे दाम पे वैक्सीन खरीदें, ताकि वो अपने लोगों को चाहे फ्री में दें चाहे पैसों में दें, वो बात फिर स्टेट के ऊपर आ जाएगी। अब अगर कोई स्टेट जो है वो 600 रुपए की एक वैक्सीन खरीद रहा है, उसके ऊपर भी, क्योंकि स्टेट का भी फंड लिमिटेड होता है, उस स्टेट के ऊपर भी अब प्रेशर आएगा कि क्या वो अब आगे वैक्सीन जो है लोगों को फ्री में दे, क्या वो 600 रुपए पर पर्सन का खर्चा खुद ले, या फिर वो आगे लोगों से पैसे ले। तो अगर वो लोगों से पैसे लेगा तो नेगेटिव इंप्रेशन स्टेट का जाएगा कि लोगों से पैसे लेके स्टेट जो है वो वैक्सीन दे रहा है। अगर फ्री में देगा तो स्टेट के बजट के ऊपर डेफिनेटली काफी हद तक उसके ऊपर प्रेशर आएगा। हालांकि हमें उम्मीद ये थी कि सरकार पब्लिक फंडेड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे वैक्सीन बनवाती और अभी तक सभी स्टेट्स को फ्री में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करके सभी जगह पे वैक्सीन अवेलेबल करा देती। और ये कोई, मतलब अगर आप ये देखें कि 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है, इससे कम खर्चे पे पूरे देश में वैक्सीन लग सकती थी। तो ये कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जिसके लिए हम ये कहें कि सरकार बहुत कर्जाई हो जाएगी या पूरी दुनिया से खर्चा लेना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। सेंट्रल विस्टा से कम अमाउंट में ही सब लोग वैक्सीनेट हो सकते थे और करोड़ों जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल सरकार की वो प्रायोरिटी नहीं है।
ना ये सरकार इस चीज को मानती है कि हेल्थ केयर कोई प्रायोरिटी है, ना उसको भी इस चीज का अंदाजा ही है कि हेल्थ केयर की वजह से इनकी कोई पावर छिन सकती है, इनके वोट बैंक में कमी आ सकती है। इस तरह का इनको कोई भी इनको मतलब लगता नहीं। इनको लगता है कि 2-4 दिन लोग रोएंगे, बस उसके बाद फिर भूल जाएंगे। अल्टीमेटली उनके एजेंडा सेट है, जिन एजेंडा पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, और उनको पता है कि हम फिर जीत जाएंगे। जैसे ऑलरेडी वो अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो खुद कह रहे अरे डीमोनेटाइजेशन भी तो किया था, लोग सड़कों पे खड़े थे, इतने लोग मरे थे, क्या हो गया, मोदी जी आए ना दोबारा। तो ऐसा कॉन्फिडेंस है उनका, उनको लग रहा है कि इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनको लगता है इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 दिन की बात है, मोदी जी सब कवर कर लेंगे। परेश जी, वैसे बजट में सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था की थी। जो अभी लास्ट बजट आया था उसमें 35,000 करोड़ बजट की व्यवस्था की थी कि ये वैक्सीनेशन के लिए देश में खर्च किया जाएगा। आखिर वो पैसा कहाँ है? अगर आज की तारीख में फंड की कमी है तो आखिर वो सरकार का पैसा कहाँ गया? वो 35,000 करोड़ कहाँ है, किस मुकाम पर है, कहाँ खड़ा है? देखिए, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, और सरकार ने अभी 50,000 करोड़ का एक पैकेज और दिया है वैक्सीनेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि अभी नहीं तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये तो 20,000 करोड़ से भी कम में हो जाएगा। तो 50,000 और 35,000, ये तो 85,000 हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, मगर देखो वैक्सीन की बिल्कुल कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वैक्सीन उतनी ज्यादा बन नहीं पा रही है। कल ही अगर आपको ध्यान हो तो सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम जो और कंपनियां हैं, अगर उनके पास संसाधन है तो वो आए हमसे और हम उन कंपनियों को अनुमति देंगे। तो उन्होंने कहा था, ये सरकार के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मनसुख भाड़िया, इन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि जो कंपनियां हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जिन कंपनियों के पास में ऐसा ढांचा है और संसाधन है तो हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, और हम उन कंपनियों को भी अनुमति दे रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और अगले 1.5 महीने में ये वैक्सीन की किल्लत खत्म हो जाएगी। ये सरकार के केंद्रीय मंत्री ने कहा है, ये रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं। दूसरी बात, वैक्सीन की बिल्कुल कमी थी कि सरकार तैयार नहीं थी। सरकार को इस वेब के लिए समझने में कहां गलती हो गई या कहां चूक हुई। आपको याद होगा कि मार्च में जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कोरोना खत्म होने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म हो गया है और कोरोना नहीं है। अगर आपको याद होगा, जो लास्ट ईयर, जो पिछले साल जब कोरोना बढ़ा था और नवंबर के बाद से केस कम आए, उस समय कोविड के बहुत सारे सेंटर बने थे, 500 हॉस्पिटल के या 1000 हॉस्पिटल के कोविड सेंटर बने थे। वो फरवरी और मार्च में आके वो सारे के सारे अस्पताल वो खत्म कर दिए गए, उनका पैकअप कर दिया गया, उनका बाइंड अप कर दिया गया। सरकार ने ये मान लिया कि भारतीयों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि वो कोई भी लहर, जबकि अमेरिका में अगर आप बात करेंगे तो वहां सेकेंड वेव चल रही थी, यूरोप में तबाही मचाई हुई थी, रोज हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, और एक कमेटी सरकार को इस बात की रिपोर्ट भी देती है, वो चेताती भी है कि हमारी तैयारी नहीं है, आपको सेकेंड वेव से सावधान रहने की जरूरत है। मगर लगता है सरकार ने वो सब नजरअंदाज किया। और अगर आप सुनेंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा सरकार के बड़े बड़े नेताओं के, कि उन्होंने कहा कि बात की गई थी कि भारत में कोरोना से बहुत तबाही होगी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने भली भांति हम कोरोना से निपट रहे हैं और हमारे यहाँ कोई ऐसा नुकसान नहीं किया सरकार ने। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बन पा रही थी, उस समय भी जब बन रही थी तो 6.5 करोड़ जो डोज थी वो सरकार ने एक्सपोर्ट की है। अब सवाल उठता है कि जब हमारे देश में वैक्सीन नहीं लगी, आपने एक्सपोर्ट क्यों की? परसों भी अदर पूना वाला 50 लाख जो इंजेक्शन थे वो यूके को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो या दबाव में कहें या जो भी कहें, सरकार ने उसको कैंसिल किया है, कहा कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मगर जब यहाँ वैक्सीन नहीं लग पा रही है, वैक्सीन का प्रोडक्शन कम है, 2 कंपनियां ही बनाने वाली हैं, तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद जो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे 3 और सरकार की कंपनियां हैं, उनको भी दी जा सकती है, वो भी बना सकती हैं, मगर उनको भी अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। और अब हम बात करें कि जो ये कोरोना फैला कैसे, सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की और ये फैला क्यों, इसमें रोकने के लिए किया क्या गया? हम कहेंगे अगर आप राजनीतिक स्थितियां देखेंगे, अभी जो हमारे पंचायत चुनाव हुए हैं, अभी कोरोना की स्थिति ये है कि हर गांव में, हर घर में कोरोना है, हर गांव में 70% कोरोना फैल चुका है।
और जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, देखो सरकार हमेशा डाटा छुपाती है, वो रियल डाटा नहीं है। हर गांव में जो लोग मर रहे हैं उनको ऑक्सीजन, अभी भी मेरी बात हुई है, मैं ऐसे 2 लोगों से पिछले आधा घंटे में जिनको सांस लेने में परेशानी हुई गांव में और उनकी मृत्यु हो गई, जिनमें एक की एक कन्या है जिसकी आयु होगी 17 साल, शाहजहांपुर में उसकी मृत्यु हुई है। दूसरी शाहजहांपुर में जलालाबाद एक जगह, वहां मृत्यु हुई है। वो किसी डाटा में नहीं है। अगर आप बात करेंगे कि ये डाटा जो है 4122 अगर मृत्यु हुई है या 4000 या 3500 जो मौत हो रही है, वो डाटा कहीं है ही नहीं। जो लोग मर के आ रहे हैं, जो नदियों में लाशें बह रही हैं, स्थिति ये है कि ना तो लकड़ी है, न क्रीमेशन ग्राउंड में उनका क्रीमेशन करने के लिए कुछ नहीं है। आप एक WHO की जो टॉप वैज्ञानिक है सौम्यनाथन, उन्होंने कहा है कि अगस्त में 10 लाख मौत होने का अनुमान है। आप सोचिए, अगर अभी तीसरी लहर की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर भट्टी बता रहे थे अच्छे से कि कुछ टेक्निकल पॉइंट पे तो यही बताएंगे, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, तो वो एक सामाजिक ताना बाना और उससे जुड़ी हुई बातें बता सकते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है। अब सरकार तक पहुंचती नहीं है या सरकार बताना नहीं चाहती, जबकि सरकार तक मुझे लगता सारी स्थिति पहुंची हुई है। सरकार ने क्या किया ग्राउंड पे, ऑक्सीजन बड़े शहरों में ही नहीं है, छोटे शहरों गांव में तो आप छोड़ ही दें। जिसको हो गया कोरोना, जिसको ऑक्सीजन की कमी हुई, वो भगवान भरोसे है, वो बचेगा तो बचेगा अपनी किस्मत से और नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। वहां किट बनाई हुई है कोरोना की किट, वो किट बांट रहे हैं वहां पे प्रधान के माध्यम से या विधायक के माध्यम से। उनमें वो ऑक्सीमीटर नहीं समझते, वहां उनको ये पता नहीं ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीमीटर कितना है। सांस लेने में परेशानी हुई और लोग दम तोड़ रहे हैं। और ये जो फैला है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये फैला क्यों है? WHO के जो वैज्ञानिक उन्होंने भी कहा है कि इसमें जो बंगाल चुनाव हुआ है और जो पंचायत चुनाव हुए हैं, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक शहर से पिछले बार कोरोना की लहर गांव तक नहीं पहुंची थी। क्यों नहीं पहुंची थी? क्योंकि शहर से और गांव तक का जो संपर्क है वो थोड़ी दूरी है। गांव का आदमी शहर में जाता है, एक दुकान से सामान लिया, वापस आता है। अभी क्या हुआ, पंचायत चुनाव में हर पोलिंग बूथ पे 5 और 6 अधिकारी गए हैं। ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है। एक अधिकारी बैलेट पेपर दे रहा है, दूसरा स्याही लगा रहा है, तीसरा मोहर दे रहा है, चौथा लिस्ट में नाम टिक कर रहा है पर्ची लेके बैलेट पेपर से। उनमें से जो संक्रमित थे, वो जो शिक्षक थे, जो अनुदेशक थे, जो भी इस कार्यक्रम में लगे हुए थे पंचायत चुनाव में, और शिक्षा मित्र भी लगे हुए थे, उनको बुखार था बहुत सारे को। उन्होंने जिलाधिकारी जो जिले में निर्वाचन अधिकारी है DM, उनको रिपोर्ट्स दी कि हमें बुखार है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादातर जिलों में उन जिलाधिकारियों ने उस रिपोर्ट को नकार दिया, उनसे कहा कि आपको जाना होगा। वो लोग गांव में गए और हर गांव में उन्होंने कोरोना बांटा, कोरोना फैलाया। नतीजा ये हुआ कि कोई गांव आज ऐसा नहीं है। मैं अगर आज उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 750 से ज्यादा जो वहां चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए थे टीचर, जो शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, 750 750 से ज्यादा मृत्यु हुई है लोगों की। और सरकार ने भी माना है, ये डाटा ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मेरा अपना डाटा नहीं है। और जो पोलिंग बूथ पे लाइनें लगी, भीड़ लगी, उनमें से और ज्यादा उन्होंने अपने घरों में फैलाया और नतीजा ये हुआ कि हर घर में कोरोना है। अगर आज वो मर रहे हैं, वहां बुरी स्थिति है। और अभी अगर हम बात करें, एक दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे एक छठीगरा गांव है, छठीगरा शिकारपुर, वहां कोरोना से आप सोचिए 2500 की आबादी है, जहां आप 2500 में 800 से ज्यादा लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो रिपोर्ट में है, और आंकड़ा भी वहां मौत का लगातार बढ़ रहा है। वहां अब जिन लोगों का टेस्ट नहीं हुआ, उनका तो रिकॉर्ड है ही नहीं कि कोरोना से मरे। उनको बता दिया निमोनिया था, सांस लेने में परेशानी हुई और उनकी मृत्यु हो गई। मगर ये सब होगा कैसे? क्योंकि कोरोना अभी लगा कि 1 तारीख से वैक्सीन, मगर वैक्सीन है ही नहीं, लगेगी कहां से? सरकार कह रही कि 1.5 महीने में वैक्सीन की स्थिति ठीक हो जाएगी। वैक्सीन जब लगेगी तो 15 दिन बाद उनकी इम्यूनिटी बनेगी, मतलब 2 महीने। तो ये है 2 महीने में कितना मृत्यु होगी उसका अंदाजा नहीं है, जबकि WHO के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 10 लाख मौत का अनुमान है। तीसरी लहर से बचा जा सकता है, जबकि क्या तरीका है? सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन।
वैसे 2.25 लाख सरकारी आंकड़ा आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि तीसरी जो सेकंड वेव चल रही है इसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। डॉक्टर भट्टी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो सेकंड वेव है इसमें जो 2 दिनों के भीतर जो कमी आई है, क्या ये कमी किस वजह से आई होगी, और क्या ये कंटिन्यू बनी रहेगी या इसी तरह डिक्रीज होता रहेगा डेटा हमारा? ये देखिए, किसी ना किसी इवेंट से रिलेटेड होते हैं ये, और उस वजह से स्पर्ट्स आते रहते हैं। जैसे एक बार कोई मेगा इवेंट हो गया, कोई भी ऐसा इवेंट हो गया, वो कोई इलेक्शन रैली भी हो सकती है, पॉलिटिकल रैली, वो कोई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन भी हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई सम्मेलन जहां से एकदम से स्पर्ट आता है। तो ये दिल्ली में एकदम से बहुत स्पर्ट आया था, जिसमें हमने देखा कि जो हालत हमने देखी, जिसको कि बयां करना भी कितना मुश्किल है, कि सड़कों पे लोगों ने दम तोड़ा है अपना बिना ऑक्सीजन के, और घरों तक में ऑक्सीजन लगा लगा के, और वो सिलेंडर, और जिस तरह से दवाइयों के लिए मारा मारी हुई है यहाँ पे, वो बहुत बुरी थी। ऐसी बात नहीं है कि अभी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई है, अभी भी सारे अस्पताल भरे हुए हैं, अभी भी हॉस्पिटल बेड मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी जद्दोजहद की जाए तो अस्पताल में बेड मिल जाता है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाती है। बस इतनी सी आराम आया है। अब ये क्या ये इस तरह से बना रहेगा, इसके लिए डिपेंड करता है कि कितना हम आगे जो है वो उस तरह से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोकने की कोशिश का मतलब ये होता है, सबसे पहले देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इस वायरस को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शुरू से हम लोगों को पता है। पहली चीज तो ये कि इस वायरस को जो है इसकी चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको आगे से आगे नई से नई बॉडीज ना मिले रेप्लिकेट करने के लिए, म्यूटेट करने के लिए, उसको हम कैसे रोकें। उसके लिए सबसे पहला तरीका था बहुत सारे टेस्ट करना, टेस्ट करके जो लोग पॉजिटिव आए उनको ट्रेस करना, ट्रेस करके उनको आइसोलेट करना, आइसोलेट करने के बाद बाकी जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना। ये एक प्रोसेस था, लेकिन उसमें चक्कर ये, अभी भी आप देखिए हमारी टेस्टिंग इतनी लो है, अभी हमारा 20% पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। मतलब अगर 100 लोगों को टेस्ट करते हैं तो उसमें से 20 पॉजिटिव आ रहे हैं, और ये पॉजिटिविटी रेट ये दिखाता है कि आप कितना कम टेस्ट कर रहे हैं। कायदे से अगर आप 100 लोगों को टेस्ट कर रहे हो तो आपके सिर्फ 2 पॉजिटिव आने चाहिए, मतलब 2% से कम होना चाहिए पॉजिटिविटी रेट। हमारा 20% से भी ऊपर है, इसका मतलब हम टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। टेस्ट बहुत कम करने का मतलब यह है कि बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम टेस्ट ही नहीं कर रहे, जो कोविड के पेशेंट हैं, वो आगे से आगे लोगों को इन्फेक्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज थी कि लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। पिछली बार तो फिर भी थोड़ा बहुत सरकार सीरियस थी, मैंने देखा है कि लोगों को जो है घरों पे होम क्वारंटीन करवाया जा रहा था, आइसोलेट किया जाता था, पुलिस घर में आती थी, घर के बाहर लेबल लगा के जाती थी कि यहाँ कोविड का पेशेंट है, हेल्थ केयर वर्कर्स आते थे, प्रॉपर आपसे साइन करवा के चेक करते थे कि क्या आप घर में अच्छे से आइसोलेट होके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। पुलिस आपको सर्वेलेंस पे रखती थी, बड़े अच्छे से कंटेनमेंट जोन्स बनाई गई थी ताकि कंटेनमेंट जोन में लोग अंदर बाहर ना हो, वहां पे रुके रहें, बहुत कुछ था। आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई सर्वेलेंस नहीं है, कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है, कोई आइसोलेशन में कोई पूछता नहीं आपको। कोविड पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है उसको भी लोग मिल रहे हैं, बाहर पे लोग मिल रहे हैं, कोई सड़कों पे सिर्फ बैरिकेड्स लगा रखे हैं पुलिस ने, पुलिस एक साइड पे टेंट लगा के बैठी है, कोई पूछेगी नहीं किसी से कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो। इतना कुछ ओपन है कि इस बार तो और लूज छोड़ दिया है। तो आप टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, ये जो प्रोसेस था पूरा का पूरा इस वायरस को रोकने का, इस प्रोसेस में कहीं भी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। और उसमें से अब अगर इस तरह से कंडीशन अगर चलती रहेगी तो उसके बाद पता नहीं और कितनी वेव्स आगे से आगे ये चलती रहेंगी। तो इसीलिए अब अगर जैसे अभी बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए, अकेला लॉकडाउन लगाने से भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो गरीब लोग हैं वो बिना इलाज के तो मर रहे थे, अब वो बिना खाने के हो सकता उससे भी पहले मर जाए, बस इतना सा होगा। बाकी उसके अलावा लॉकडाउन के साथ जो एक्टिव इंटरवेंशन सरकार की तरफ से हमें चाहिए, वो उसमें से कहीं भी किसी भी लेवल पे सीरियसनेस नहीं दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि रोज रोज कुछ मैनिपुलेटेड से आंकड़े किसी तरीके से दिखाने शुरू कर देते हैं। जैसे वैक्सीन की जब बात आएगी तो वैक्सीन का नंबर बताएंगे कि हमने इतने लाख डोसेज लगा दी। जब लोगों की डेथ की बात आएगी तो परसेंटेज बताएंगे कि 2% लोगों की डेथ हुई है। क्योंकि अब
130 करोड़ की आबादी को अगर आप डिनोमिनेटर रखेंगे तो परसेंटेज तो छोटी सी आएगी, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसमें कितने लाखों लोग मर गए। और जबकि वैक्सीन सिर्फ 5% लोगों को लगी है, लेकिन उसको दिखाएंगे नंबरों में कि हमने लाखों। तो इसका ये सिर्फ अभी भी मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है, अभी भी इमेज मैनेजमेंट चल रही है, अभी भी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। और ये जो है ये बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों के लिए, ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं, ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अभी 5% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। अगर जिस तरीके से पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रहा है, चाइना ने 199-100% के आसपास वैक्सीनेट अपने को कर लिया है, इजराइल ने अपने को फुल्ली वैक्सीनेट कर लिया है, अमेरिका जुलाई में फुल्ली तरह से, जुलाई के फर्स्ट वीक में फुल वैक्सीनेट कर लेगा अपने पूरे अमेरिका वासियों को। इस तरह से बहुत सारे देश हैं जो अगले 3 महीने के भीतर अपने को फुल वैक्सीनेट कर लेंगे, मतलब कोविड से पूरी तरह अपने को फ्री, एक तरीके से कहा जाए तो अपने को कर लेंगे। ऐसे में अगर भारत, हमारा जो रफ्तार हमारी चल रही है, आज आप बता रहे हैं कि 5% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, तो निश्चित तौर पर इस गति से 181 दिन का वैक्सीनेशन हो चुका है आज की तारीख तक। इसी मतलब 181 दिन का मतलब हो गया कि 6 महीने हो गए। 6 महीने से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो अगर 6 महीने में 5% हम और कर लेंगे तो 10% वैक्सीनेट पब्लिक हो पाएगी, मतलब 90% पब्लिक हमारी विदाउट वैक्सीनेशन के रहेगी। तो क्या हम हमारा जो दुनिया के साथ एक संपर्क है, जो कनेक्शन है, ये क्या दुनिया वाले काट नहीं देंगे भारत को कि भाई हम तो जो वैक्सीनेट नहीं है उनको एंट्री नहीं देंगे अपने यहाँ, हम उनको फ्लाइट नहीं देंगे, फ्लाइट बंद हो जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है क्या? जी, सबसे पहले तो एक बात, आप इस बात को आप मतलब समझ लें कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पूरी दुनिया में मैक्सिमम जो दवाइयां हैं, इवन वैक्सीन है, सब इंडिया से जाती है। मतलब भारत हेल्थ केयर के मामले में, पब्लिक हेल्थ केयर को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर प्राइवेट हेल्थ केयर के मामले में दुनिया में बहुत बड़ा रुतबा रखता है। कोई छोटा देश नहीं है दवाइयों और वैक्सीन के मामले में। लेकिन जहां पे बात आती है अपनी पब्लिक को सेवा करने की, वहां पे भारत में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ आज भी सिर्फ कहने को डेमोक्रेसी है, वरना एक राजपाट चल रहा है, एक राजा बैठे हैं ऊपर और वो सब कुछ डिसाइड करते हैं। यहाँ पे पब्लिक के टुवर्ड्स कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वरना यूएसए में आप देखिए, सिर्फ कोविड मिसमैनेजमेंट की वजह से ट्रंप को जाना पड़ा, क्योंकि वो कोविड नहीं संभाल पाया। कितने देशों के हेल्थ मिनिस्टर अभी तक रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि वहां पे 2 लोगों की, 4 लोगों की या 6 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गई। इतना छोटा सा आंकड़ा, और उस पर भी रिजाइन कर दिया है हेल्थ मिनिस्टर्स ने। और कितने ऐसे देश हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर वहां के या राष्ट्रपति को पता है कि अगली बार उनकी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई मिसमैनेजमेंट कर दिया है। इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ वैक्सीन के डोसेज लेके बांटते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। इंडिया में लोगों को मिल नहीं रही है और पूरी दुनिया में वो वैक्सीन बांटते फिर रहे हैं। चलो ठीक है, आपकी एक फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, डिप्लोमेसी हो सकती है, वो आपका पार्ट है, करिए उसे। लेकिन एटलीस्ट आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई ठोस एक आप कोई आधार उसका बना के रखिए ना। अभी तक आपने सिर्फ 2 प्राइवेट मैन्युफैक्चरर से आप वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और उससे सिर्फ और सिर्फ इनको सिर्फ ये लगा था कि हम वैक्सीन डिप्लोमेसी से, जिस तरह से आपने सुने होंगे इनके नेताओं के भाषण कि मोदी जी ने पूरी दुनिया में कोविड को खत्म कर देंगे, कोरोना के विश्व गुरु बन चुके हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, पहले ही सेकंड वेव से पहले ही डिक्लेयर हो गए थे विश्व गुरु। और वो डिक्लेरेशन इनकी तरफ से पहले ही आ जाता है, और उसमें नकली यूएनओ WHO का नाम भी अपने आप ही ऐड कर देते हैं। उनको लगता है वो कौन सा सुन रहे हैं वहां पे, तो खुद ही डिक्लेयर करके अपने को विश्व गुरु और सब कुछ करने के बाद ये चीज भूल गए कि इंडिया में वायरस अभी भी है, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम एकदम मरा हुआ है, और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसी तबाही होगी जिसे बाद में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस चीज को समझाने वाला भी इनके दरबार में कोई नहीं है, बस इतनी सी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आज ये हम लोग फेस कर रहे हैं कि आज आप देखिए इतनी सारी डेथ्स हैं। हमारे खुद के कलीग्स, डॉक्टर्स तक की डेथ हो गई है, जिनको हॉस्पिटल बेड नहीं मिल पाया या ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इनफैक्ट बत्रा हॉस्पिटल में आपने देखा था ऑक्सीजन काट दी गई हॉस्पिटल की, जिसकी वजह से एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की डेथ हो गई।
एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए कितने सालों की मेहनत होती है, और वो सब सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि प्रॉपर एक पॉलिसी नहीं बन पा रही है इस देश में। तो ऐसे में अगर हम अब आज की डेट से भी अगर हम शुरू करें कि वैक्सीन के ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए, तो मैं आपको बता दूं जितने भी वर्ल्ड के बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन है, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, उनके अगले ऑलमोस्ट 6-6 महीने या एक साल के कॉन्ट्रैक्ट फुल हैं। उनके पास कैपेसिटी नहीं है अब उससे ज्यादा वैक्सीन बनाने की। वो अपनी फुल कैपेसिटी पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, और उसमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ मेरे ख्याल से नहीं है। उसके बाद अब बचता है अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। उन्होंने खुद कह दिया कि शॉर्टेज रहेगी। गवर्नमेंट ने भी दबी जुबान में ये कह दिया है कि हम सबको वैक्सीनेट नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी उन्होंने बात कह दी, और आत्मनिर्भर बनो वो पहले ही वो बता चुके हैं। उसके अलावा बचता है अब कुछ प्राइवेट कंपनीज अगर कोई और वैक्सीन बनाने लगे, लेकिन वो कितनी भी कैपेसिटी में बना लेंगी, ज्यादा से ज्यादा 50,000 वैक्सीन बना लेंगी, 1 लाख वैक्सीन बना लेंगी, लेकिन वो 50,000 1 लाख उससे जो है उससे बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब इन्होंने जो किया अभी, वो ये किया कि अभी इनको एटलीस्ट 45 ईयर से ऊपर तक के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो वनरेबल पॉपुलेशन है। भले ही सेकंड वेव हो, थर्ड वेव हो, सेकंड वेव को भी यंग जो लोग हैं वो फिर भी अच्छे से टॉलरेट कर पा रहे हैं। मतलब डेथ उनमें अभी भी कम है, बहुत कम है। इनफैक्ट ज्यादातर डेथ्स अभी भी 45 से ऊपर की हो रही हैं। तो अगर ये सेंसिबली उस एज ग्रुप को भी कर लेते, मतलब ये अभी इन्होंने कैसे कर दिया कि 18 से ऊपर सभी लोग वैक्सीन लगा लीजिए। अब वो ऐप के ऊपर सबको वैक्सीन लग रही है, ग्राउंड पे वैक्सीन किसी को लग नहीं रही, क्योंकि जिस जिसका बस चला नहीं रहा ऐप खुल ऐप नहीं तो रहा खुले है। ना। अब जिस जिसका बस चला उसने अपना अपना जो है वहां पे रजिस्टर कर लिया। तो अगर ये 45 से ऊपर वालों को भी अगर सबको वैक्सीनेट कर दें किसी तरीके से, तो भी हम कहीं ना कहीं मजबूती से इस वायरस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इतना मेरा मानना है। ये जो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है, ये भी एक बड़ा कारण है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है पहले नहीं पकड़ पाई। अब तो 1 तारीख से गति पकड़ी है, जब इसमें 18 से 45 के लोग इसमें शामिल हुए हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी आप देखिए ना, अब पहली प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी तो कुछ नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही साइंस है, और वो साइंस ये है कि मोदी जी ने वैक्सीन ले ली है तो इसलिए सब ले लो। जबकि दुनिया में ऐसे नहीं चलता है। दुनिया में एक डाटा होता है प्रॉपर, मतलब आपको एक साइंटिफिक डाटा साइंटिफिक कम्युनिटी को देना पड़ता है। वो डाटा के ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी स्क्रूटनी करती है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर उस पर आंसर करने होते हैं। आप ऑथर को लेटर लिख सकते हैं जिसने उसके ऊपर पेपर लिखा होता है, वो आपको रिप्लाई करता है। मेरे खुद के भी साइंटिफिक पेपर्स हैं, मैंने भी पेपर्स लिखे हैं, मैंने भी ट्रायल्स में पार्ट किया है, मैंने भी रिसर्च में पार्ट लिया है। तो मैं कोई ऐसा अनजान बंदा तो हूं नहीं कि मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूं। ये सब हमने देखा है इस तरह साइंस। लेकिन आज की डेट में ये है कि आज तक भी फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, इसका कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। आईसीएमआर जैसी संस्था, जहां पे हमारे देश में इतने लोगों को इन्फेक्शन हो गया, करोड़ों लोगों को इन्फेक्शन हो गया, और कितने लोगों की डेथ हो गई, हम अगर चाहते तो हम साइंस के मामले में पूरी दुनिया के लीडर बन सकते थे कि हम इतने सारे पेपर निकाल सकते थे, हम इतना साइंटिफिक डाटा लोगों को, दुनिया को दे सकते थे, हम कितना कुछ दुनिया को कोविड के बारे में बता सकते थे कि कोविड क्या है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है? कुछ भी नहीं। आईसीएमआर से सिर्फ यही बातें आती हैं जो उनको ऊपर से सरकार लिख के देती है, वही वो बोलते हैं। तो जब इस तरह से आपकी साइंटिफिक जो अथॉरिटीज है वो ऐसा करेंगी, जब आपके साइंटिस्ट जो हैं, जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट है, वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो लोगों का विश्वास कैसे बनेगा वैक्सीन के ऊपर? आपने वैक्सीन पे विश्वास बनवाने के लिए आपने किया क्या? आपने तो कुछ किया नहीं, आपने कोई ओपन बताया नहीं। जी जी, कार्रवाई। परेश जी, डॉक्टर साहब से आपका कोई सवाल हो तो। मैं 2 बातें कहना चाह रहा था कि एक तो जो कोरोना का बढ़ाने में जो मदद की, वो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों ने की। राजनीतिक, ये जो भी चाहे पंचायत चुनाव हो या और जो बाकी राज्य के चुनाव हो, उन सब ने बढ़ाया। सामाजिक, मैं आपको कल की घटना बता रहा हूँ, परसों की। बदायूं में एक जिला काजी की मृत्यु हो गई। उनको जनाजे में करीब 5,000 लोगों का जुलूस निकला, पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए। पुलिस दूर खड़ी देख रही है, पुलिस असहाय है। अब और जबकि वहां कोरोना की स्थिति ये है, गांव गांव फैला हुआ है। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि वैक्सीन की गांव की स्थिति,
गांव में लोग लगाने गए वैक्सीन, वहां कुछ 2 4 5 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, वहां कोरोना फैला हुआ है, वहां उनको नहीं पता, उनको कुछ जुकाम हो रहा है, गले में खराश हो रही, कोरोना है, उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। अब वो मृत्यु होगी तो लोगों में एक भ्रम ये फैला हुआ है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो ज्यादा मरे हैं। अब वहां आज ही मेरी बात हो रही कि पड़ोस के गांव में लोग ईंट पत्थर रख के बैठे हुए हैं कि आए वैक्सीन वाले और उनको हम भगाएंगे यहाँ से। तो एक तो वैक्सीन है नहीं, और जहां लगाने जा रहे हैं वहां लोगों में इस तरह की अभी भी ये मानसिक स्थिति बैठा हुआ है कि वैक्सीन सबको सूट नहीं कर रही है, वैक्सीन बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने से मृत्यु हो रही है। डॉक्टर साहब, दूसरी बात मैं ये कह रहा था, तो ये स्थिति अभी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, आपने बताया ये तो भगवान भरोसे था, ये पहली बार जब इस तरह की आपदा आई है तो ग्राउंड रियलिटी खुल गई, ये तो होना ही था। लोग घरों में मर रहे हैं, सड़कों में मर रहे हैं, लोग बचेंगे कैसे, जान कैसे बचेगी? अब जो अभी अभी जो जैसे कि मैं कह रहा था, ये अगस्त में मैं कह रहा था 10 लाख टोटल नहीं, 10 लाख एक एक दिन में मौतों का आंकड़े की बात हो रही है। तो तीसरी वेव से हम कैसे बचेंगे? अभी तो दूसरी वेव चल रही है, तीसरी वेव आने को तैयार है, तो डॉक्टर साहब हम बचेंगे कैसे? जो लोग हैं वो क्या करें, ऐसे कैसे बचे? यहाँ की जो स्थिति है वो देख ली सभी ने, तीसरी वेव को क्या हम टाल सकते हैं या नहीं? अभी इसमें सबसे पहले जो बात एक नोटिस करने की है और जो सबसे ज्यादा नजर आई है, जो दुनिया की जो साइंस नजर रख रही है, उसमें ये है कि ये वायरस जो है, इसकी एंट्रेंस जो है वो जा तो नाक के थ्रू है या मुंह के थ्रू है, और वो मोस्टली डायरेक्ट कांटेक्ट से ही है। मतलब अगर आप किसी पेशेंट के पास या किसी के पास भी, आप पेशेंट नॉन पेशेंट छोड़ दीजिए, आप किसी के पास भी आप बैठे हैं, आपने अच्छे से अपने मुंह को नहीं ढका हुआ है और आप बिना मुंह ढके उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अगर आप कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें, और उस टाइम पे आपने दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज, अपने मुंह को अच्छे से ढक के रहना है, मास्क पहनना ही पहनना है, चाहे आपका कोई घर का रिलेटिव है, चाहे कोई भी है, मास्क पहन के रखना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। इसे कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही आपकी जिंदगी बचा सकता है। बाकी उसके अलावा ये बात कहना कि सरफेस से टच करने से हो जाएगा, जैसे मैंने एक लैपटॉप को हाथ लगा दिया, किसी पेशेंट ने भी लैपटॉप को हाथ लगा दिया, उसके बाद क्या मुझे हो सकता है, या मेरा फोन किसी पेशेंट ने पकड़ लिया, उसके बाद मैंने वो फोन पकड़ लिया, क्या फोन से मुझे हो सकता है, या किसी के साथ बैठ के मैंने खाना खा लिया, मतलब या किसी प्लेट में खाना खा लिया। इस तरह से जो सरफेसेस होते हैं, इनसे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं और बहुत ज्यादा इस पे एविडेंस अवेलेबल नहीं है। और इसलिए हाथ तो धोना है अच्छे से, लेकिन 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मास्क अच्छे से पहन के रखें। अगर N95 मास्क मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सर्जिकल मास्क पहन के रखिए। सर्जिकल मास्क ना अवेलेबल हो तो गमछे से मुंह को ढक के रखिए। हालांकि गमछा कोई बहुत अच्छा नहीं है माध्यम कोविड को रोकने का, लेकिन फिर भी जब कुछ नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तो हो, बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ना हो वायरस को, कि भाई मैंने कुछ रखा ही नहीं मुंह पे, ऐसे ही घुसे जा रहा वायरस, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको जो है रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। बेस्ट है कि अगर N95 मास्क, तो प्रॉपर मास्क, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये 2 चीजें इसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इससे आप अपने आप को मान लीजिए कि 95 से 97% आप वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आप लकी रहे तो वैक्सीन ले लीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत सार्थक चर्चा रही और हमारे दर्शकों को बहुत इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो बात है वैक्सीनेशन तो भगवान ही भरोसे है, सरकार की चूंकि भरोसे है, सरकार वैक्सीन परचेज करेगी तो लगेगा, नहीं तो हम कोई आम आदमी तो परचेज भी नहीं कर सकता। हालांकि गवर्नमेंट, कई स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाले हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि 6 महीने तक जो बाहर की जो कंपनियां हैं, चाहे फाइजर हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो या और कोई कंपनी हो, सबके पास 6 महीने का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। तो मतलब हमारा जो 6 स्टेट ने ग्लोबल टेंडर निकाले हैं, उनको उस टेंडर में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं मिलेगा। तो वैक्सीन तो दूर की कौड़ी है। आज की तारीख में तीसरी लहर से बचाव के लिए जो डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि केवल और केवल 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मुझे लगता है डॉक्टर साहब का यही संदेश है। आपकी सुरक्षा अपने हाथ है। डॉक्टर साहब का संदेश ये है कि आपकी सुरक्षा अपने हाथ है। अपने हाथ है।
तो डॉक्टर हरजीत सिंह बग्गा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हरजीत परेश जी सिंह आपका भी भट्टी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और परेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी दिन और इस पर कोरोना को लेकर के हम चर्चा करेंगे, तो डॉक्टर साहब को फिर शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।